खा जाने की बात है पापी जी। निकलू वाला ना वेज वाला नहीं। तो मैम हमें हमारे साथ इन कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगी। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि मैम का जब ये सेशन मैम जब चर्चा कर लेंगे, आप सभी को 15 मिनट 15 मिनट दिए जाएंगे। आपके मन में जो भी सवाल है वो आप मैम से पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। यस मैम। अब हल नहीं करो। नेहा जी, आप मुझे एडिटर्स हाँ एक्सेस देख देंगे लो क्या तुम वो लोग। यस पीपीटी मैम। आप सुन शेयर पा करने रही के लिए? क्या? यस मैम। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग अनम्यूट है म्यूट कर लें। और जब भी सवाल का जब आप लोग को जो दिया जाएगा समय, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। एक मिनट मैम बस। तुम दिए तो थे अभी। कहाँ एक आंसर है काकर कापी है निखिल। मैम हम घर जाते हैं। हाँ। दिन एक दिन ए निखिल एक आंसर कहाँ है मैम घर नहीं यस मैम, आपको होस्ट बना दिया मैंने। कहाँ है निखिल एक आंसर कहाँ है ठीक मैम और जगह भी नहीं छोड़े फिर से लिखेला जगह छोड़ छोड़ के कहाँ है ना लिखे कृपया आप लोग आवाज आ रही है किसी की, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हॉस्ट भी म्यूट कर सकते हैं, हम कर दिए उनको। मानवी जी, म्यूट कर दी। जूस है ना, चीज से बर्बादी करोगे, दूर करें दूर से। निवेदन है जो इनका भी माइक चालू है कृपया म्यूट कर लें। जिनका भी माइक अनम्यूट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। हेलो, क्या अभी आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। ठीक है। नमस्ते सभी को। मैं देख रही हूँ हम लगभग 30 लोग हैं जो हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का चर्चा का विषय है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमने कभी सुना नहीं हो। हमने एजुकेशन जो है कभी ना कभी अपने जीवन में हमने एक फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम लिया ही है। और मनोविज्ञान भी ऐसा है जो हम लोग अपने जीवन में जीते हैं। उसको थोड़ा साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से जब बात करते हैं तो वो साइकोलॉजी का विषय बन जाता है। तो मेरा आग्रह आप सबसे यही है कि हम पार्टिसिपेटरी सेशन करेंगे। और यदि जितना बेहतर जितना ज्यादा हम सभी बात कर पाए उतना अच्छा होगा। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम, आपकी आवाज आ रही मैं ठीक है, मैं आप एक आग्रह करूंगी कि थोड़े एक 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 मिनट के लिए कि आप लोग अनम्यूट करके अपना अपना नाम बताएंगे, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं बताएंगे।
तो उसके साथ फिर हम विषय को आगे बढ़ाएंगे, ताकि थोड़ा सा चर्चा के साथ हम इसे आगे करें, इसलिए। प्रदीप सिंह, हायर सेकेंडरी स्कूल सोनकियारी मनोरा जसपुर। नमस्ते प्रदीप जी। सुधीर सुधीर कुमार मिश्रा, हायर सेकेंडरी स्कूल सेंद्री मुंडा, कुनकुरी जसपुर छत्तीसगढ़। नमस्ते सुधीर जी। अर्चना भोई, प्रकाश सिंह गवर्नमेंट राठौर हाई मैडम। स्कूल चरंदा चला। प्रकाश सिंह राठौर मैम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिमड़ा, ब्लॉक दुलदुला। निरंजन किसपोट्टा, हायर सेकेंडरी स्कूल चुंगरी वहा ब्लॉक कांसाबेल। राम सागर भगत, सेजेस दोकड़ा, ब्लॉक कांसाबेल। पारसनाथ यादव, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बटईखेला, विकासखंड कांसाबेल, जिला जशपुर। राजेंद्र सिंह लाठिया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनगांव बी। यतेंद्रजीत सिंह, यतेंद्रजीत सिंह, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जामजोर। मैं विजय कुमार सिन्हा, डोलेश्वराज मैं ध्रुवे, विजय तेजस कुमार समता। सिन्हा, महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जशपुर नगर। सुरेश कुमार आरिक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फत्ताटोली। हेलो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी। नमस्ते मैम, नमस्ते मैं जी। भोजराम साहू, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोखंडी से हूँ। जी ठीक है। तो मुझे इससे अंदाजा लग रहा है कि हमारे साथ ज्यादातर लोग शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का विषय तो शायद आपके लिए नया भी नहीं होगा उतना। जो भी हम बात करेंगे आपको कुछ कुछ उन चीजों का अंदाजा भी होगा। तो मैम, अगर जो कुछ लोग हमारे वेटिंग रूम में होंगे तो आप उनको एंटर कर लीजिएगा। आप होस्ट हैं। जी ठीक है। ओके मैम। ठीक है। ठीक है। 16 लोग हैं वेटिंग रूम में। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम प्रयास यही करेंगे कि जो हमारे अभी तक के अनुभव रहे हैं और अनुभव के आधार पे ही चीजों को जोड़ करके एक साथ हम कैसे उन विषयों पे बात कर सकते हैं। तो कुछ शब्द हैं जो साइकोलॉजी या एजुकेशन या डेवलपमेंट, ये सारे शब्द अपने आप में बड़े शब्द हैं। अर्थात ये कि मानिए कि हमारी कॉलेज से लेकर के पीएचडी तक की पढ़ाई इन विषयों के आसपास हो जाती है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे देश में हर परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षा का प्रणाली रही है। वो प्रणाली के हिसाब से ही चीजें आगे चली हैं। वैसा ही मनोविज्ञान पे होता है, वैसे ही अन्य शब्दों पे है। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसमें कुछ शब्द हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगी कि इस एक्टिविटी में आप कुछ एक पेन और पेपर लीजिए। ये जो वर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन वर्ड्स को लिखिए और थोड़ी देर ये भी सोचने का प्रयास करिए कि ये शब्द एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। और जब हम शिक्षा के क्षेत्र में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जब वहाँ पास कोई नया बच्चा आता है, छोटा बच्चा आता है या कोई टीनेजर बच्चा भी आता है, तो हम कैसे उनके लाइफ के इन शब्दों के अराउंड हम उनके जीवन में किसी न किसी तरह का प्रभाव डालते हैं या किसी तरह का विकास करने का प्रयास करते हैं। आप कुछ चाहे तो इसमें शब्द ऐड भी कर सकते हैं। इन शब्दों के आसपास सोच करके जो ये भी सोचना है जो हमने जीवन में अनुभव किया है। जीवन में अनुभव इन द सेंस की जो हमने बच्चों को पढ़ाते हुए भी अनुभव किया है और अब तक का जो हमारा कार्य क्षेत्र रहा है वहां से भी हमने जो कुछ भी अनुभव एकत्रित किए हैं उनको सोच के आप इनमें कुछ शब्दों को जोड़ भी सकते हैं और उनको जोड़ करके
अगले स्लाइड में एक माइंड मैप का मैंने छोटा सा टेम्पलेट है एक। तो माइंड मैप कुछ इस तरह से होता है कि बीच में कोर आइडिया होता है और कोर आइडिया से फिर कुछ ब्रांचेस शाखाएं निकलती हैं, जैसे पेड़ से शाखाएं निकलती हैं, वैसे ही शाखाओं को निकाल करके आप इन शब्दों से जोड़ने का प्रयास करिए। चाहे आप एजुकेशन को सेंटर पे ले सकते हैं, आप चाहे तो ह्यूमन को सेंटर पे ले सकते हैं, चाहे तो कॉन्शियसनेस को सेंटर पे लीजिए। इन शब्दों से आप खुद से क्या समझते हैं ये सोचने का प्रयास करना है। आप चाहें तो अभी साथ साथ में ही एक्सरसाइज के साथ साथ में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि आपके मन में क्या आता है जब इन शब्दों को सुनते हैं, हमें किसी और दिशा से क्या इन शब्दों को जोड़ के चर्चा करनी चाहिए। यदि चाहिए तो आप इस विषय में भी बताइए। अभी मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप अपने तरफ से जो इसमें शब्दों में जोड़ना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो अच्छा होगा, तो हम बातचीत को, चर्चा को आगे बढ़ा सकेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो अनम्यूट करके मैम से पूछ सकता है। मुझे लगता है कि पहला उदाहरण में एक शब्द का मूल लेकर आप चर्चा करें तो उस पर लोगों को फीडबैक देना आसान हो। ठीक है, तो एक शब्द का मूल लेते हैं, मानिए एजुकेशन ले सकते हैं। एजुकेशन आसान है। तो एजुकेशन का अलग अलग देशों में, हमारे देश में एक प्रणाली रही है। मतलब अगर प्राचीन काल में कहें तो शिक्षा जो है गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा, मौखिक माध्यम से शिक्षा दी जाती है। फिर उस पे अगर हम और आगे जाते हैं तो आज के दौर पे हमारे पास एक स्पेशल एजुकेशन का माध्यम है, जिसे अलग अलग तरह से हम शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ में स्पेशल एजुकेशन में एग्जाम्पल है मॉन्टेसरी एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन के माध्यम। फिर वेस्टर्न या मॉडर्न एजुकेशन में जाते हैं तो डिफरेंट बोर्ड्स हैं एजुकेशन के। और फिर ये एजुकेशन जो हमारा एक माध्यम बनता है, माध्यम बनता है हमारे व्यक्तित्व के विकास का, हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का। इसी शिक्षा से हमारा कल्चर भी आता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों को जोड़ करके एक ऐसे समझिए कि ये जो शब्द स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे शब्द एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और हमें बैठ करके ये सोचने का प्रयास करना है कि इन शब्दों के बीच में जुड़ाव क्या है। क्योंकि वो जुड़ाव ही जो है हमारे जीवन के अनुभव, हमारे व्यक्तित्व विकास के अनुभव, वही अनुभव हमारा साइकी भी बनाता है। अ, तो ऐसे, जैसे माइंड मैप के स्लाइड पे मेन टॉपिक दिखता है। हाँ, तो माइंड मैप जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लगभग, क्या मेरा कर्सर दिख रहा है स्क्रीन पे? हेलो। जी दिख रहा है मैम। जी हाँ, तो माइंड मैप के जगह पे आप एजुकेशन रख सकते हैं, या वहाँ पे आप कॉन्शियसनेस रख सकते हैं। ऐसे करके एक पेन पेपर लेकर के एक माइंड मैप बनाने का प्रयास करना है। इन जो पिछले स्क्रीन में शब्द दिख रहे हैं, इन शब्दों को जोड़ते हुए, इन शब्दों के बारे में भी आपको कुछ ऐड करना है। इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं तो बताइए, एटीट्यूड से क्या समझते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण के लिए एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बात किया कि एजुकेशन से मैं ये समझती हूँ। तो अगर आप मुझे बताएंगे कि कॉन्शियसनेस शब्द से आप क्या समझते हैं, या मनोविज्ञान शब्द से आप क्या समझते हैं, संस्कृति शब्द से क्या समझते हैं, तो उसको लेकर के फिर हम आगे बात कर सकते हैं इस विषय में। बिल्कुल, एक दो ऐसे शिक्षक जो साइकोमेट्री में जिनका अच्छा अनुभव है उन्हें आगे आकर इसके बारे में बताना चाहिए। कोई एक शब्द उठाइए और उसकी परिचर्चा, उसकी व्याख्या कर सकते हैं आप। सभी शिक्षक साथी से अनुरोध है कि इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएं और आपके मन में जो भी बातें हो उसको खुलकर शेयर करें। मैडम यहाँ जो बातें बता रही हैं वो तभी आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जब आप खुद एक्टिव होंगे। तो जैसा कहा जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी नोडल शिक्षक साइकोमेट्री टेस्ट आप
किए हुए हैं, आप जानते हैं। तो इसको और आने वाले समय में इफेक्टिवली आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर आज का सेशन आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। Yes, ma'am. I choose the word intelligence, ma'am. Intelligence words से मैम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस हम बना सकते हैं। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस के विषय में कुछ आप कहेंगे? और उसको क्या Yes, इमोशनल रेगुलेशन जो शब्द लिखा है उससे जोड़ने के प्रयास करेंगी और उसको फिर शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे क्या? जी क्या मैम। इस दिशा में सोचने का प्रयास? इंटेलिजेंस मैम तो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस आज के समय में सब कोई जो है आईक्यू लेवल की बात करते हैं कि पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, परसेंटेज की बात करते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कोई नहीं करता है। और ये कहीं ना कहीं स्किप हो रहा है स्कूल में भी कि इमोशंस की बात नहीं हो पा रही है। स्पिरिचुअली बच्चे लोग इतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं कि हर एक लाइफ की सिचुएशन को फेस कर सके। इसी वजह से जो है सुसाइडल जो केसेस सामने आते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होते, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं। उनको हर एक उनके इमोशंस को ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जी। इसके बारे में ये एक्सरसाइज का एक पर्पस ये भी है कि हम जो समाज के बीच में जो हम काम करते हैं या शिक्षा देते हैं या किसी भी तरह का जब हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है तो सिर्फ एक चीज नहीं होती है, एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम के बीच में पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है और उसी सिस्टम के माध्यम से एजुकेशन भी डिलीवर की जाती है। तो एक सिस्टम्स थिंकिंग का अप्रोच होता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से हमें एजुकेशन भी मिलती है और हमारे साइकी का भी डेवलपमेंट होता है। साइकी मतलब जो हमारा व्यक्तित्व का एक मूलभूत हिस्सा है। तो उसको जोड़ करके समझने के लिए ये लिंक करने का प्रयास किया है। आप आगे चल के ऐसे और शब्दों को भी सोच सकते हैं कि अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं तो कौन से शब्द हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़ते हैं, इसमें और कुछ ऐड किया जा सकता है क्या? जैसे कुछ अभी मुझे ख्याल आया कि यहाँ पे हम एक लर्निंग थ्योरीज जैसा शब्द भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, लर्निंग के अलग अलग माध्यम हैं, तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये बहुत स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड से अब हम थोड़ा सा अपने विषय की ओर डेप्थ में जाते हुए आगे बढ़ते हैं। माइंड मैप, ये माइंड मैप भी सिस्टम्स थिंकिंग को प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक सिस्टम का जो हायरार्की कैसे डेवलप होता है, एक डेप्थ में डिटेल्ड प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप इसे एज ए लर्निंग टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसका डिटेल एनालिसिस करना है, यदि आपको कभी मानिए कैसे सोशल स्ट्रक्चर जैसा कोई टॉपिक पढ़ाना है या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है ना, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके माइंड मैप बना के माध्यम से आप सिस्टमेटिकली अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इस टेक्निक को का परिचय करने के लिए और प्रैक्टिस के लिए इसे यूज किया। अब एज अ एजुकेशन और साइकोलॉजी के इंटरेक्शन, तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन का पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट हमारी सरकार चाहती है कि हमारे नागरिक जो हैं वो शिक्षित हों। पहले तो साक्षर हों, साक्षर से फिर वो शिक्षित हों, शिक्षित से फिर वो देश के विकास में आगे आगे कंट्रीब्यूट करें। अगर नागरिक शिक्षित नहीं होगा तो वो एक लाइबिलिटी हो जाता है। तो एक शिक्षित नागरिक ही जो है देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और साथ में साइकोलॉजी, तो एक ये छोटा सा डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे साइकोलॉजी और एजुकेशन इंटरेक्ट करती है। पर इस पे थोड़ा डेप्थ में जाने से पहले मैं एक या दो इनपुट्स चाहूंगी कि आप में से कोई साइकोलॉजी के विषय में बात करे, क्योंकि हम एजुकेशन के विषय में बात किए हैं, हम थोड़ा सा इंटेलिजेंस के विषय में बात किए हैं। तो यदि साइकोलॉजी के लिए कुछ इनपुट्स आएंगे साइकोलॉजी शब्द के आसपास, तो फिर हम इसमें डेप्थ में इंडल्ज कर सकते हैं। मैम एक या दो। साइकोलॉजी सबका जी की उत्पत्ति साइकी शब्द से हुई है, और जी जिसमें पहले मानव
मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता था, लेकिन उसको बाद में मानव व्यवहार के अध्ययन से जोड़ लिया गया डेवलपमेंट में धीरे धीरे। अच्छा, साइकी शब्द का अर्थ होता है सोल, आत्मा। तो शुरुआत में आत्मा का अध्ययन होता था। फिर आत्मा के अध्ययन से, क्योंकि आत्मा का अध्ययन किया नहीं जा सकता और आत्मा का अध्ययन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में नहीं किया जा सकता, भारतीय दृष्टि में तो किया जा सकता है। योग और ध्यान जो है वो आत्मा के ही क्या कहते हैं, आत्मा का अनुभव का ही अध्ययन है एक तरह से। तो जी हाँ, जैसे आप बताए, बिल्कुल उचित। फिर उसके बाद बिहेवियरल नॉलेज और उस पे जाते हैं। तो अगर आप साइकोलॉजी का मॉडर्न स्टडी भी डिवाइड करेंगे तो उसमें एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। बिहेवियरल यानी व्यवहारिक, कॉग्निटिव यानी मानसिक। तो जो मानसिक है उसे देखा नहीं जा सकता, पर वो घटित होता है और वो तभी समझ आता है जब वो हमारे व्यवहार में आता है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए ऐसे समझिए कि कोई विचार जब तक विचार के स्टेज पे है तब तक हम उसे, सामने वाला व्यक्ति नहीं जान सकता। जब उस विचार के आधार पर व्यक्ति व्यवहार करता है तो हम उसे पहचानते हैं। तो ये दो एस्पेक्ट है, बिहेवियरल एस्पेक्ट और कॉग्निटिव एस्पेक्ट। और शिक्षा के माध्यम से हम इन दोनों पे काम करते हैं। यानी कि हम सोचने के लिए विचार के तरीके, ज्ञान जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, कन्वे करते हैं, वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। साथ में वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी होता है। ऐसे समझिए कि एक ऐसी मैथ्स प्रॉब्लम हम बच्चे को दे रहे हैं जो बच्चे को सॉल्व करने में 2 दिन लग रहा है या मानिए 4 घंटा लग रहा है, तो उसके लिए एक कॉग्निटिव चैलेंज है। और वो कॉग्निटिव चैलेंज होने के बाद फिर वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लीड करता है। स्नेहा जी, मीटिंग 10 मिनट में एंड होगी तो शायद आपको एक नई लिंक बनानी होगी, मुझे अभी तुम इसी नोटिफिकेशन लिंक से दोबारा जुड़ जाइएगा, जिसके पास ये लिंक है सब लोग इसी लिंक से जुड़ जाएंगे दोबारा। हाँ, तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट और बिहेवियरल एस्पेक्ट, इसके साथ साथ तो आज के विषय में हम ज्यादातर कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे डील करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितना समय है कॉग्निटिव थोड़ा सा हम रफली कवर कर पाएंगे। 2 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और आईक्यू टेस्टिंग क्या होती है, आईक्यू टेस्ट दिखते कैसे हैं और कितना एवरेज आईक्यू क्या होता है, इसके आसपास हम बात करेंगे। ठीक है। और एजुकेशन, और ये एजुकेशन साइकोलॉजी जो है डिटेल में और भी एस्पेक्ट्स कवर करती है। ऐसे मानिए जैसे, हाँ, जैसे जो टीचिंग, अगर ये वाले डायग्राम पे आते हैं, जो अभी हमने साइकोलॉजी का थोड़ा सा एस्पेक्ट कवर किया कि बिहेवियरल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या होता है, फिर डेवलपमेंट, मोटिवेशन और लर्निंग। लर्निंग जो है वो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से आती है। मोटिवेशन जो है वो कॉग्निटिव और बिहेवियरल दोनों के आसपास डील करती है। डेवलपमेंट एक पूरा ह्यूमन ग्रोथ का प्रोसेस है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं है जो कभी रुकता है, हमारा जो भी उम्र होता है उसके, चाहे जिस दिन से हम जन्म लेते हैं डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और डेवलपमेंट अगर हम एज अ कल्चर पर्सपेक्टिव से देखें तो अलग अलग तरह के विचार हैं, अलग अलग तरह के थ्योरीज है डेवलपमेंट के लिए कि डेवलपमेंट किस दिशा में होना चाहिए। अर्बनाइजेशन ही डेवलपमेंट है या रूरल सभ्यता में रहना, जो हमारी सभ्यता है उसको अपना करके जीना ही डेवलपमेंट है। इसमें भी कई विचार हैं, तो उसको और डेप्थ में चाहे तो हम ड्वेल कर सकते हैं। मूविंग ऑन, कमिंग बैक टू एजुकेशन में टीचिंग और नॉलेज। और इसमें टीचिंग का एक सिंपल गोल है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो डायग्राम में सिंपली कि भाई जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना बेहतर हम कन्वे कर पाएंगे। ज्यादातर चीजें अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अभी वी मूव ऑन टू दी एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कुछ समझ पाते हैं तो बताएंगे क्या? कॉग्निशन क्या है, कॉग्निशन की एबिलिटी क्या है? अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा इस पे बोलती हूँ कि यदि जब हम और आप बात करते हैं तो अभी मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, जो आप सुन पा रहे हैं वो भी कॉग्निटिव फंक्शन है। क्योंकि मेरे मुंह से एक आवाज निकल रही है, फिर वो आवाज जो है आपका कान उसे रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करके वो आपके दिमाग में जा रही है, एक सेंसेशन क्रिएट कर रही है।
फिर वो सेंसेशन जो है आपका दिमाग उसे परसीव कर रहा है, यानी उसे समझ रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, और उससे कॉग्निशन का प्रोसेस हो रहा है। और धीरे धीरे ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती जाती है। लैंग्वेज जो है वो भी कॉग्निटिव फंक्शन का एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल है। इन द सेंस पहले बच्चा एक शब्द से बोलना शुरू करता है, एक साउंड से शुरू करता है, फिर वो दो साउंड को जोड़ता है, फिर वो दो साउंड को जोड़ करके तीन साउंड के शब्द बोलना शुरू करता है, फिर दो सेंटेंसेस, धीरे धीरे ग्रामर का डेवलपमेंट होता है। तो ये भी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और ये शिक्षा में भी हम ऐसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। यदि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, यदि किसी बच्चे में क्षमता है और उसे वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिले, तो वो लर्निंग नहीं हो सकती। क्योंकि इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम एक नेचर और नर्चर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेचर का रोल 60% होता है, यानी 60% हमारे जेनेटिक्स होते हैं जो हमें उसको डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और 40% जो होता है वो इन्वायरमेंट होता है। यदि वो 40% इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल रहा है तो आपका वो डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो सामने आपके सामने एक चित्र है, ये जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। बेसिकली उन्होंने अपने दो बच्चों पे पढ़ाई की और उनको ऑब्जर्व करके कि बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है और उनका मानसिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में उन्होंने बात की। और अलग अलग स्टेज पे कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या साइंस हैं जो डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। तो उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूमन हम आईक्यू का जो डेवलपमेंट है या इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है वो हम 16 वर्ष तक मानते हैं। 16 वर्ष के बाद जो है, जो हमारा जेनेटिक डेवलपमेंट है, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट है, वो बंद हो जाता है। फिर हम समाज से और अनुभव से ज्यादा सीखते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी? इसमें कुछ प्रश्न है या किसी चीज पे क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे जरूर बोलें। समझ रहे हैं ना? जीन अगर साइकोमेट्री से है और एजुकेशन बैकग्राउंड से है तो जीन पियाजे तो पढ़ा होगा, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत नहीं, विचार मैं किया होगा। बहुत भूल गए हैं तो जरूर, लेकिन उनके बारे में पढ़े बहुत। बीएड में उनका बहुत सारा चैप्टर ही था, लर्निंग थ्योरी का जी, भी होता। तो कोई कंट्रीब्यूशन है इसमें, किसी विषय पे इलेबोरेशन या कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो हम इसमें बात कर सकते हैं। हेलो। पे आ जाएगा तो संज्ञानात्मक ठीक है। विकास। जी, हेलो। ठीक। जी हाँ। हेलो। जी हाँ, मैम, बोलिए, जो आपके चार आपको सुन अवस्थाएं पा आप रहे हैं। बता रहे हैं जिन पियाजे की। हेलो। जी हाँ मैम, जो जी चार हाँ। अवस्थाएं हैं ये विशेष बच्चों के लिए अलग हो सकता है कि सभी के लिए एक समान? जी विशेष बच्चे नहीं, विशेष इसमें से बच्चों मान के के चलिए। जो विशेष बच्चों में ये अच्छे सारे या डिलेड एक होते प्रकार हैं। से वन। हाँ। जो विशेष हेलो। स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, यूजुअली उनमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन यस मैम। डिलेड होते हैं। यानी कि सबसे पहला डेवलपमेंटल डिलीट होते हैं। माइलस्टोन जो हम देखते हैं, वो देखते हैं क्राई आफ्टर बर्थ। इन द सेंस, जब व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जब उनका जन्म होता है तो जन्म के तुरंत बाद बच्चा रोया या जन्म के थोड़ा बाद रोया। क्योंकि वो थोड़ा बाद रोने का मतलब होता है दिमाग को थोड़ी देर जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीजन नहीं मिला, तो उसके कारण कई बार डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं। तो दैट इज फर्स्ट डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो देखा जाता है। उसके पर एक साइको सोशल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो हम देखते हैं, तो स्पेशल बच्चे कुछ कुछ चीजें कर पाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर आईक्यू रेंज। उस पर भी हम एक बार उसको भी थोड़े आगे चल के आईक्यू से कनेक्ट करके डिस्कस करेंगे इस चीज को। अभी जैसे सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज है, मतलब एक लगभग 2 साल का बच्चा, तो 2 साल का बच्चा क्या क्या कर पाता है। तो अगर आप पीपीटी में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस with motor responses, sensory curiosity of the word, language used, demands and cataloging, object permanence is developed. अच्छा, ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट क्या, किसके बारे में कोई बताना चाहेंगे?
जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो एक पीकाबू जैसा गेम होता है। इन द सेंस बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि जो चीज उसके सामने है, दृष्टि में सामने है, वो जब उसकी दृष्टि से हट जाती है तो वो है या नहीं है। आ, यानी कि अगर आपने बच्चे के सामने एक पेन दिया और पेन फिर बच्चे के सामने से हटा लिया, तो उसको लगता है कि ये पेन है ही नहीं है। मतलब कि जो उसके आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला फिनोमेना होता है। पर 2 साल के बाद तक बच्चे का डेवलपमेंट इतना होता है कि आप उसे बाहर की चीजें, उसे ये पता है कि अगर मेरे दृष्टि में नहीं है तब भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। इस चीज को एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? ऐसे समझिए कि अगर आप 2 साल के बच्चे को जितना ज्यादा नए नए ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, नए नए वर्ड का एक्सप्लोरेशन करेंगे, उतना उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। क्योंकि वो उस टाइम पे चीजों का नामकरण करना सीख रहा होता है, उससे ज्यादा उसके आगे वो चीजों को नहीं सीख सकता। जब वो 2 से 7 साल का होता है तो फिर भाषा ज्ञान होता है, उसे समझ आता है कि चीज एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे चीजें कर सकता है। 7 साल से 8 साल का बच्चा कॉन्क्रीट सिचुएशंस या चीजों कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है। मतलब ऐसे समझिए कि पैसे का कॉन्सेप्ट, एक एक 7 साल के बच्चे को पैसा दिया जा सकता है क्या? दिया जाके ये उम्मीद की जा सकती है कि वो दुकान से जाके सामान ले आए और उसे सही तरीके से खर्च करे? किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? आप में से कोई बताइए। एक 7 साल का एक बात कर सकते हैं जब तक। जी। तो एरिक एरिक्सन का स्टेज और साइको सोशल डेवलपमेंट, तो साइको सोशल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, बताएंगे क्या? या इसमें ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये टेबल आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है तो हर उम्र के साथ साथ हमारे लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो और उस चैलेंजेस में एक हमारा, उस चैलेंज को अगर हम सही तरीके से कोप करते हैं तो हमारा एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप होता है। मतलब हर किसी का कोपिंग मैकेनिज्म होता है ना, कि अरे नींद नहीं आ रही, नींद आ रही है तो हमें चाय पी लेना चाहिए, काम करना है। ये भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि हमें ज्यादा काम, ताकि हम 1 घंटे के बजाय 2 घंटे काम कर सके। या नींद नहीं आ रही तो हम दवाई खा लेते हैं तो हमें नींद आ जाएगी। या टेंशन हो रहा है तो वॉक पे चले जाते हैं। वॉक पे जाना टेंशन को अवॉइड करने के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म है। तो ऐसे ही हर उम्र में अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो उन चैलेंजेस को डील करने के लिए जो हम स्किल्स डेवलप करते हैं वो हमारे कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं। कुछ अच्छे कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, कुछ बुरे कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं। तो ये थ्योरी बेसिकली जो है, एक व्यक्ति के उम्र भर में, मतलब एक जीवन काल में किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उस चैलेंजेस से डील करने के लिए व्यक्ति, क्या चैलेंज आता है और वो अगर चैलेंज को व्यक्ति जीतता है तो किस तरह की वर्च्यू डेवलप करता है। वर्च्यू को आप ऐसे भी समझिए कि अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करता है, जो कि उसको आगे जीवन में आगे बढ़ने में, बेहतर जिंदगी जीने में भी मदद करता है। तो थोड़ा सा उस पे, और ये शिक्षा से ऐसे जुड़ा हुआ है कि जिस तरह का हमें शिक्षा मिल रहा है, शिक्षा में मतलब जिस तरह के हमें कंटेंट मिल रहे हैं, जिस तरह से हमारे टीचर्स का पर्सनैलिटी है, टीचर्स जिस तरह से हमें जो माइक्रोफॉर्म ऑफ लर्निंग होता है ना, जो मेटा नॉलेज का ट्रांजिशन होता है बच्चों में, वो किस तरह से हम कन्वे कर रहे हैं, वो इस चीज को दर्शाता है। साथ ही साथ में वो हमारी इसलिए भी जरूरी है कि आप ये समझे कि शायद इस समय पे बच्चे को क्या स्ट्रगल चल रहा है, ये आपको ये भी समझने में मदद करेगा कि बच्चे का इस पर्टिकुलर एज ग्रुप का बच्चा है तो शायद उसका स्ट्रगल कुछ इस चीज के आसपास है। तो अगर इसको रिजॉल्व करने में हम मदद करें साइको सोशली, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से है, चाहे वो दूसरे फॉर्म ऑफ कंटेंट के माध्यम से है, इंटरेक्शन के माध्यम से है, दैट विल हेल्प इन आर डेवलपमेंट। तो जैसे एक इन्फेंट है 18 महीने का बच्चा, उसका स्ट्रगल होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट
का चैलेंज का कोई एग्जाम्पल दे पाएंगे कि सबसे पहले वो अपनी माँ पे भरोसा करना शुरू करता है, फिर अनजान पे भरोसा करूँ या नहीं करूँ। यहाँ से भी एक स्पेशल चाइल्ड के बारे में बात किया था, स्पेशल चाइल्ड का भी एक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आता है कि जो अगर ऑटिज्म का बच्चा होता है तो फेमिलियरिटी ओवर फेमिलियरिटी में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो वो अनजान लोगों के पास भी चला जाता है। वन ऑफ द साइंस है कि जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाना कि हमारे फर्स्ट रिलेटिव्स कौन है और हमारे मतलब प्राइमरी केयर गिवर कौन है और प्राइमरी केयर गिवर कौन नहीं है, इस इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाना, इस बारे में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक या दो लोग इस बारे में कुछ बोलेंगे पहले पहले वाले टॉपिक पे, इनफैक्ट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो वर्च्यू डेवलप होती है, होप की वर्च्यू डेवलप होती है। अगर पॉजिटिवली इस पे इस पॉजिटिव अटेंशन मिलता है, पॉजिटिवली हम उन्हें सिखा पाते हैं कि दिस इज हाउ यू डेवलप ट्रस्ट विथ योर क्या कहते हैं, विथ योर केयर गिवर्स एंड नियर रिलेटिव्स। कुछ गुड टू प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं कि अगर 1 महीने से मैम 18 जैसे क्या होता है, घर के जो सदस्य होते हैं बहन बेटी को मतलब केयर कर, तो उसको एक फीलिंग होती होगी अंदर से कि ये मेरा अपना है, और इसलिए वो अननोन पर्सन के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो अपने घर के सदस्यों का एक्टिविटी की आवाज का बेस बाकी चीजों को समझना शुरू कर देता है उसे। और जब अननोन पर्सन से मिलता है तो वो उन चीजों से परिचित नहीं होता है, जिसके कारण वो अपना नहीं समझता और उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है, तो हम मिसट्रस्ट बोल सकते जिन इसका एक एक वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट चलता है सेल्फ सूदिंग का। जैसे हमारे यहाँ है तो माँ बाप अक्सर बच्चे को अपने साथ लेके सोते हैं, पर कई बार कई कल्चर्स में या ज्यादा अर्बन सेटिंग्स में भी, मेट्रोपॉलिटन में ऐसा ऐसा कल्चर है कि बच्चे को दूसरे कमरे में सुलाते हैं। तो उसमें लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, मतलब आप खुद पे भरोसा कर रहे हैं या आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे भी भरोसा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पाते हैं, वो स्किल डेवलप करते हैं, तो एक होप का वर्च्यू डेवलप होता है, इन द सेंस कि बच्चा इन जनरल सिक्योर होता है आसपास के वातावरण से भी और अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी। ये वर्च्यू इवेंचुअली जब वो बड़ा होता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसके पर्सनैलिटी में भी दिखती है। फिर है 18 months to 3 years ऑटोनॉमी वर्सेस shame/doubt। ये वो टाइम है जिसमें मुझे लगता है बच्चे आपको स्कूल में मिलेंगे। इस टाइम पे हम बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें वॉशरूम सही टाइम पे जाना, सही टाइम पे एक इंडिविजुअल वर्ड का, एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव भी डेवलप करने का काम बच्चा इसी उम्र पे शुरू करता है। अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है तो बच्चे में वीक विल पावर होती है। हम इच्छा शक्ति की बात करते हैं ना, कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, या अगर मैं इस चीज पे मन लगाऊं, सही समय दूं, सही एफर्ट लगाऊं, तो मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास आना। यदि बच्चे को इस टाइम पे ऐसा एनवायरनमेंट है, ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है, कि उसको टॉयलेट ट्रेनिंग में भी अगर बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट दिया गया या बहुत लूज एनवायरनमेंट दिया गया कि दिन में कितने बार वॉशरूम जाना चाहिए, सोने से पहले वॉशरूम जाना है कि नहीं जाना है, यहाँ तक कि अगर स्कूल में है तो स्कूल में भी रिसेस के टाइम पे वॉशरूम यूज करने के इंस्ट्रक्शंस देना, क्योंकि ये प्ले स्कूल का एज है और किंडरगार्टन एज है। तो अगर स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है तो दैट लीड्स टू लैक ऑफ विल पावर इन चिल्ड्रन यूजुअली। और सिमिलरली ऐसे अलग अलग स्टेज पे है, जब 3 to 5 years पे होता है तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये वो है जिस समय पे अगर इस टाइम पे हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें बच्चा एक इनिशिएटिव्स ले सके, यानी कि कुछ क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं तो क्रिएटिव आइडियाज को परफॉर्म करे। क्रिएटिव आइडियाज आने को परफॉर्म करना इन द सेंस चाहे वो ड्राइंग से लेकर के है, इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हर चीज पे होता है दे आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू फिट इट इन देयर स्कीमाज ये है जो दुनिया का उनका अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए हर चीज का एक प्लेस होता है हमारे मन में। जब हम और आप भी एक अपना वर्ल्ड व्यू बनाते हैं तो हर वर्ल्ड व्यू में एक स्कीमा होता है,
तो वो उस टाइम पे क्वेश्चंस करते हैं और हर चीज पर्पसफुली करते हैं। यदि इफ दिस इज सेटिस्फाइड तो एक सेंस ऑफ पर्पस भी मिलता है लाइफ में। मूविंग ऑन टू इंफीरियोरिटी वर्सेस इंडस्ट्री वर्सेस आपकी इंफीरियोरिटी। जी। हाँ, बीच में आवाज चली गई थी आपकी। तो काफी अभी इसमें एक प्रश्न है कि ऐसा लगता है जैसे कि साइक हेलो, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रही हूँ। हेलो। भी रोल है। तो एज आ, केयर गिवर एज अ केयर गिवर और एज अ टीचर और एज अ फैसिलिटेटर इसमें बड़ा रोल हो सकता है नर्चर वाले एलिमेंट पे, ऐसा प्रतीत होता है। क्लैरिफाई करेंगे? आपकी आवाज बीच में कट गई थी, क्या आप दोहराएंगे? मैं सुन नहीं पाई। अच्छा, फिर से मैं दोहराऊंगा। तो ये जो हेलो। साइको जी। सोशल जो अपना टास्क और क्राइसिस वाली बात है, इसमें इसकी जो यात्रा है व्यक्तित्व के निर्माण की, उसमें दिखता है कि नेचर और नर्चर दोनों का रोल चल रहा है। तो कई चीजें नेचर के हिसाब से व्यक्ति स्वयं कर रहा है, बाकी नर्चर का रोल है। नर्चर का रोल न्यूट्रिशन भी दे सकता है, मैल न्यूट्रिशन भी दे सकता है साइको सोशल। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? नर्चर का रोल। अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आ, इसमें अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होगा, मैं ये सोच रही हूँ। हाँ, सपोज करिए 5 to 13 years पे नहीं, 3 to 5 years लेते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं इस उम्र के कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे क्यों होता है। कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों है। अलग अलग तरह की क्यूरोसिटी आती है। जो पेरेंट्स केयर गिवर्स टीचर्स जिन चीजों के बारे में जानकारी है वो बच्चे की दुनिया पे आके, क्योंकि आपकी दुनिया अलग है और बच्चे की दुनिया अलग है, उसके समझ के लेवल पे आकर के चीजों को समझाते हैं विथ पेशेंस कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। और कई बार उनके सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें भी नहीं पता होते हैं, क्योंकि हर दुनिया बदल रही है और नई चीजें आती हैं। तो जो चीज नहीं मालूम है उसको या तो ये कहना कि मैं इसे देख के आगे जान के उसके बारे में बताऊंगी और उसको फिर बताना, या फिर दूसरा एडिट जो कि न्यूट्रिशन की तरफ ले जाता है, जो माल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाएगा। यदि बच्चा सवाल कर रहा है तो आप बच्चे को डांट रहे हैं इतना सवाल क्यों करते हो, या सवाल करने की आदत को मोटिवेट नहीं करना। क्यूरोसिटी जो हमारी सीखने की क्षमता है वो हमारी क्यूरोसिटी और प्रश्न करने की क्षमता से ही डेवलप होती है। और अगर आप क्वेश्चन करने के लिए बच्चे को प्रमोट नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता है, अगर उसे दबाने का प्रयास किया जाएगा या उसे ऐसा कहा जाएगा ये क्वेश्चन क्यों करना है, इसका तो कोई मतलब नहीं, जाओ मुझे नहीं पता। कई बार हम थक भी बहुत जाते हैं और बहुत सारे हमारे पास स्ट्रेसर्स होते हैं कि हम आसानी से जवाब नहीं दे सकते हर तरह के सवाल का। पर अगर नहीं दे तो वो माल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाता है, एक क्यूरियस चाइल्ड बनने के, एक यहाँ तक कि ये भी कहना कि जो हमारे इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है, आईक्यू का डेवलपमेंट है, उसमें भी बाधा प्रदान कर सकता है। यदि मानिए कि घर में टीचर का पर्सनालिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब ऐसा है कि टीचर सामने आता है तो बच्चा बोलता है, ऐसे भी टीचर्स कभी स्कूल में हुआ करते थे कि क्या कहते हैं, बच्चों का वॉशरूम छूट जाता है, उनको देखा और देख के ही इतना डर गए कि पसीने पसीने हो गए और बाथरूम भी छूट गया। तो अगर ऐसा पर्सनैलिटी है टीचर का तो वो माल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाएगा। वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में वो उसे गिल्ट का क्राइसिस देगा, इनिशिएटिव का टास्क प्रमोट नहीं करेंगे उन्हें। तो विच जो कि सेंस ऑफ पर्पस देने में दिक्कत करेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो भी साइको सोशल क्राइसिस या वर्च्यू डेवलपमेंट है इसी एज ग्रुप में होते हैं, कई बार देर अन्य अगर अलग एज ग्रुप में भी हो सकते हैं। पर यूजुअली अमूमन एक नॉर्मल डेवलपमेंट में अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट मिल रहा है तो इस एज ग्रुप के आसपास होना अच्छा होता है, ऐसा समझना है। कई बार ऐसा होता है कि घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है या हमारा इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं है, तो पर बाद में अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, क्योंकि जिंदगी में तो हाइज एंड लोस चलते हैं और वैसा ही है। तो कई बार कुछ टास्क और कुछ वर्च्यू जो है लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में डेवलप होते हैं,
पर अगर इन स्टेज ऑफ लाइफ में डेवलप हो रहे हैं तो इट इज गुड टू हैव, ऐसा समझना है। और कोई क्वेश्चन है? अगर इन मैं तो ये चाहूंगी कि आप में से कोई इनमें किसी इन सभी चीज में कोई टर्मिनोलॉजी या कुछ एग्जांपल्स दीजिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को देखते हैं। तो अगर आप ये बताइए कि 5 से 13 साल का बच्चा बच्चा है अगर, तो उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का साइकोलॉजिकल क्राइसिस और कॉम्पिटेंसी का वर्च्यू कैसे डेवलप हो पाएगा, इसका कोई एग्जाम्पल या कोई थॉट है तो देंगे तो अच्छा होगा। इसको सिंपली इससे भी देख सकते हैं, जैसे कि 5 से 13 साल के बच्चे में बेसिकली कॉम्पिटिटिव, हमारे कंटेम्प्रेरी शिक्षा जगत में कंपटीशन का एलिमेंट थोड़ा बढ़ता चला जाता है बच्चों के अंदर, कि चलो ये करना है वो करना है, ऐसे नंबर लाने हैं वैसे नंबर लाने हैं। तो इस समय में अगर बच्चे को यदि कम नंबर आते हैं और उसका शिक्षक या उसके अभिभावक अगर यह प्रेरित करते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, चलो अगली बार कुछ अच्छा करते हैं, चलो कुछ नए तरीके से प्रयास करते हैं, अच्छा चलो एक बार मूल्यांकन करते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों, अच्छा कठिनाइयां कहाँ हैं। तो इस तरह से जब आत्ममंथन और अंतर्मंथन के विषय में जाते हैं और उसको प्रेरित करते हैं, चलो एक प्रयास और करते हैं, तो उसके अंदर आगे बढ़ने की ललक जागृत होती है, एक कदम कदम दर कदम आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है। अन्यथा क्या होता है कि अगर उसके अंदर वो कुंठा भर जाती है कि नहीं तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, या कोई भी चीज चाहे खेल में ही हो, खेल में वो पिछड़ गया हो, डिबेट में वो मार खा गया हो, या किसी और प्रतियोगिता में पिछड़ गया हो, तो यह वो समय है जहां उसको सुनिश्चित करना कि हाँ कुछ भी बिगड़ा नहीं है, पुनः प्रयास करेंगे, कुछ नया खड़ा करेंगे, तो वो कॉम्पिटेंसी का एक नया सिलसिला वहां से प्रारंभ हो सकता है। जी, कॉम्पिटेंसी के विषय में ये भी बात कर सकते हैं। हमारे देश का एक बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स नहीं है। मतलब ग्रेजुएट लोग तो हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग अमूमन कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, पर कॉम्पिटेंसी का स्किल लैक करते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट में देखें, तो कहीं ना कहीं उन व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति के जीवन में आप इस उम्र के इस कड़ी में कहीं ना कुछ एक्सपीरियंस या अनुभव आप ऐसे पाएंगे जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जस्ट कभी इस थ्योरी को अप्लाई करने का मन करेगा तो आप ऐसे देख सकते हैं। फिर है 13 से 21 वर्ष, जिसमें है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। ये वो समय है, 8वीं से बाद का समय है, जब बच्चे अपना विषय चूज करते हैं, जो कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना भी शुरू होता है। इस समय पे एक सेल्फ का पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, जो ऐसे समझिए कि 21 वर्ष से जो ऊपर का है, उस समय पे पर्सनैलिटी हमारी पूरी तरह से फॉर्म नहीं होती है। हमारी पर्सनैलिटी पूरी तरह से डेवलप होने में भी लगभग 25 साल लगते हैं। ये वो वाला स्टेज है जिसमें पर्सनैलिटी और आइडिया ऑफ सेल्फ, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरे मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है, या मैं कैसा जीवन जीना चाहूंगा या जीवन जीना चाहूंगी, इस तरह के सवाल होते हैं। और इस तरह का जब सवाल होता है तो एक ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट, फिडेलिटी इज बेसिकली लॉयलिटी, लॉयलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। यदि वो ना हो तो कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन डेवलप होता है। इसको और अपना मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हम सोचते हैं कि करप्शन का प्रॉब्लम क्यों है हमारे देश में। करप्शन करने वाले भी लोग होते हैं, सिस्टम को चलाने वाले भी लोग होते हैं। तो ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन रिजॉल्व करने का एक अच्छा तरीका ये है कि जितने चॉइसेस मिले, जैसे मॉडर्न पहले एजुकेशन में चॉइसेस कम होते थे, करंट एजुकेशन में उन्होंने सीबीएस सिस्टम, चॉइस बेस्ड सिस्टम को लागू करने का पर्पस ही यही है कि आपका सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप अच्छे से हो सके। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? जी मैम, अपने आप को समझना है कि मैं खुद किस चीज के लिए उपयुक्त हूँ। जी, और यदि वो ना हो तो कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होता है तो हमारे अंदर एक ट्रस्ट का, लॉयलिटी का, फिडिलिटी का वर्च्यू डेवलप नहीं हो पाता। वो वर्च्यू डेवलप नहीं हो पाता तो क्या होता है? इस पे कुछ ऐड करेंगे क्या?
तो वो कभी भी जीवन में सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसके चलते आप वो अपने आप को वो जिम्मेदारी के लायक ही नहीं समझ पाएगा। हीन भावना है कि हीन भावना, ये तो एक नया चीज है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये भी इन्होंने ही दिया था, इसका भी थॉट। इसके ये क्यों आता है? हीन भावना क्या सिर्फ इसी स्टेज पे आएगी या बाकी स्टेजेस पे भी आ सकती है? बाकी स्टेज पे पूरा ना होने पे भी आ सकती है। आ सकती है। नहीं तो हम लोग देखे थे दूसरे स्टेज पे, इससे पहले वाले स्टेज में हम लोग देखे थे प्योरिटी क्यों आता है। जब मान लीजिए बच्चा का इनिशिएटिव होता है और कुछ गलत कर लेता है और उसके टीचर्स या पेरेंट्स को डांटते हैं, तब इनप्योरिटी उसमें पैदा होता है। जी हाँ, इससे पहले वाले स्टेज में हम लोग देखे। जी हाँ, ठीक है। फिर जल्दी ये तीन को भी करते हैं, देन विल गो टू आईक्यू। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इस ये लगभग 21 से 29 वर्ष का व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति जो हायर एजुकेशन में होते हैं, हायर एजुकेशन के साथ साथ क्या कह सकते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, हम यहाँ पर पे ऐसे एज ग्रुप के लोग हमें मिलते हैं। तो इस एज ग्रुप के साथ व्हाट वुड बी द बेस्ट प्रैक्टिसेस, अच्छी प्रैक्टिसेस क्या होगी डिलीवर करने के लिए, क्वेश्चन के डिलीवर करने के लिए? अच्छा, ठीक है। दिस इज द एज जहां पर पे हम एक इमोशनल बॉन्ड को डेवलप करना सीख पाते हैं। इन द सेंस जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जब हम व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो व्यक्ति का भाव पढ़ सकते हैं। और वो हमारे अंदर एक मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स जो होते हैं, दे आर बायोलॉजिकली, उनका ये फंक्शन होता है कि सामने वाले व्यक्ति के भाव को देख करके भाव को मिरर करना और यहाँ तक कि समझना। ऐसे समझिए कि जब कोई मुस्कुराता है तो उसको देख के आप अपने आप मुस्कुराते हैं, उसके पीछे कारण यही है, कारण मिरर न्यूरॉन्स ही है। तो दिस इज द एज जिसमें हम अपने लाइफ के अलग एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, जीवन साथी को ढूंढते हैं, कई बार नए लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं उस पे। इसके साथ साथ एक एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इसमें ये होता है कि एक पर्सनालिटी का डेवलप कैसे है और इमोशनल रेगुलेशन। यदि हमारी एजुकेशन ऐसी है जिसमें हम इमोशनली अवेयर हैं अपने रोल्स के बारे में, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में, तो इमोशनल रेगुलेशंस का एस्पेक्ट जो है हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि इस टाइम पे हमारा फ्रंटल लोब का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया होता है और हमारा जो इमोशनल सेंटर है दिमाग का, अब वो उतना हाईजैक नहीं कर रहा होता है इमोशंस को। और अगर इस पे इफ वी मैनेज टू डू वेल इन दिस स्टेज, देन एक लव लव सिर्फ इंटरपर्सनल लव का बात नहीं है, लव इन द सोशल सेंस ऑल्सो, कि आप समाज में कैसे अपने अपने आप को ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, उसका एबिलिटी डेवलप होता है। हमारे यहाँ अक्सर बात होती है कि ये सामाजिक व्यक्ति है जो एक ये काम करने से चार लोगों का भला होना, और एक आइसोलेशन जिसमें हम सोशल को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो एक ये वैसा डेवलप होता है। फिर है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये लगभग 40 to 65 ईयर्स है। ये वो वाला एज ग्रुप है जहाँ पे लोग अक्सर वर्कफोर्स पे चले जाते हैं, वर्कफोर्स पे दे आर कंट्रीब्यूटिंग ऑल्सो। अभी एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज्यादा हो रही है, यानी कि इसके पहले के एज ग्रुप तक आप एक फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन भी दे सकते हैं, हायर एजुकेशन या पीएचडी लेवल तक भी अगर आप देखें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, देयर स्टिल अ स्कोप कि आप एक थ्योरेटिकल लर्निंग कराइए, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन कराइए। बट 40 to 65 इज द एज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जो हमारा एक्सपीरियंस है उस पर जो एड ऑन होता है उसके हिसाब से ही चीजें चलती हैं। तो कभी भी अगर हम इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कभी इनको सेशंस दे रहे हैं, तो बेस्ट मेथड इज टेकिंग मोर एंड मोर फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। जितना हम उनके एक्सपीरियंस से लेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। यदि उस पर हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, इट लीड्स टू जनरेटिविटी, इट लीड्स टू कि क्या कहते हैं जनरेटिविटी इन द सेंस, और चीजें निकलती हैं। जैसे हमने शुरू में एक एक्सरसाइज की थी जिसमें हम माइंड मैप से लिंक को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे।
उसमें यही पर्सपेक्टिव था कि जेनरेटिविटी कैसे आए, अलग अलग टॉपिक्स जो बहुत अलग अलग हैं। एक जेनरेटिव माइंड का पहचान यही होती है कि उससे नई नई चीजों को निकालना। यदि हम उसे नई नई चीजों को निकाल नहीं पा रहे हैं तो हमारा विकास रुक जाता है। देन फाइनल है 65 एंड ओल्डर, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इन द सेंस जो ये वो समय है या ये वो उम्र है जिसमें व्यक्ति बैठ के अपने बीते हुए जीवन का क्या हो गया, क्या करना चाहिए था, अच्छा हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में विचार करता है। तो यदि जो चीजें हमें लाइफ में अचीव करनी थी वो हम अचीव कर पाते हैं तो हम वो पूरा एक्सपीरियंस का इंटीग्रेशन होता है। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो वो हमें सैडनेस की तरफ ले जाते हैं। और दिस इज द टाइम जो कहते हैं कि इनसे अगर सीखना है तो इनके जीवन के अनुभव या इनके अनुभव के एक शब्द काफी होते हैं जो हमें लर्निंग दे सकते हैं। दिस इज बेसिकली साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इंटेलिजेंस को जोड़ने का ऐड किया था। सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ साइकोमेट्रिशियन विद अस, तो मैं चाहूंगी एक इंटेलिजेंस का एक बहुत कॉमन डेफिनेशन है जो हम अक्सर यूज करते हैं साइकोलॉजी के जगत में, कि इंटेलिजेंस का अर्थ यही है। क्या कोई बता पाएगा इंटेलिजेंस का डेफिनेशन? आप में से कोई बोलेंगे क्या? उसको एक गुणांक के रूप में आप लिखिए तो उसका मेंटल मानसिक आयु और उसका शारीरिक आयु जो होता है उसका अनुपात वो तो आईक्यू है, तो मैं तो इंटेलिजेंस पूछ रही हूँ। मैम बुद्धि जो है लोग को जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होता है उसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, वही हमारा बुद्धि। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा, किताब में पढ़ा कि योगा करना चाहिए, वो एक इन्फॉर्मेशन। और जब मैं उसको किन किन योगा को कैसे करूंगा और क्या लाभ होगा और उसको करता हूँ तो वो मेरी बुद्धि, उसका मतलब नॉलेज का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। तो ठीक है, तो इंटेलिजेंस का मेन एक ये है, थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली। ये दो जो पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। यदि कोई व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया, इसका मतलब ये तो नहीं उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब भी ये नहीं कि उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। ह्यूमन में भी इंटेलिजेंस है, जानवर में भी इंटेलिजेंस है, आजकल तो मशीन में भी इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस उसी ये, चीज को और ये समझने की एक, क्षमता। जी हाँ, जी हाँ, तो ये एक बेसिकली आप ऐसे समझिए एक लिंक है जो एजुकेशन, साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट को जोड़ती है। यदि ये नहीं हो तो हम, ना तो हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, ना तो हमारा एजुकेशन पॉसिबल होगा, यहाँ तक कि हमारा सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो थिंक पर्पसफुली, एक्ट रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, ये तीन पार्ट है। तो इंटेलिजेंस को समझने के लिए कई सारे तरीके हैं, कई सारे थ्योरीज हैं, पर एक इंटेलिजेंस क्वोशंट की अक्सर बात की जाती है। और इंटेलिजेंस क्वोशंट सिर्फ एक, क्योंकि इसके बारे, मैंने इसको ऐड करने के लिए ये सोचा कि इसके बारे में अक्सर बात करते हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि आईक्यू होता क्या है। आईक्यू सिर्फ एक ऐसा माप है जो एक व्यक्ति के स्कूल का परफॉर्मेंस, मतलब वो शिक्षा के जगत में कैसा कर पाएगा, उसका एक अनुमान लगाता है। और पहली बार आईक्यू टेस्ट बनाया भी इसलिए गया था कि उन बच्चों को डिवाइड किया जा सके कि जो बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है और जिन बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन में हम डाल सकते हैं। तो पहली बार आईक्यू टेस्ट को बनाया भी इसलिए गया था। आपके सामने एक चित्र है, एक ये चित्र है, ऐसा बेल जैसा उल्टा बेल कर्व है ना? तो ये इसको दिखा, एक ये पर्सपेक्टिव, एक नॉर्मल पॉपुलेशन होता है, मतलब हमारा जनरल पॉपुलेशन में एक होता है एवरेज आईक्यू, फिर होता है वेरी स्मार्ट यानी कि अबव एवरेज आईक्यू, और फिर होता है रिटार्डेशन। तो यूजुअली जो एवरेज आईक्यू है, जो बीच के दो नीले कलर के हैं, नीले रंग के जो ये है, ये एक एवरेज आईक्यू को दर्शाते हैं, जो कि 85 टू 115 होता है एवरेज आईक्यू। अलग अलग माध्यम से आईक्यू टेस्टिंग की जाती है। नीचे आईक्यू का एक जनरल फॉर्मूला है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। तो एक आईक्यू टेस्ट में एक बच्चे का मेंटल एज चेक किया जाता है। मेंटल एज किसी 10 साल के बच्चे का मेंटल एज 16 साल का आ सकता है। तो जब उसको मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करेंगे, मतलब अगर बच्चे का उम्र 10 साल है तो नीचे 10 साल, ऊपर 16, इंटू
100 करेंगे, निकालेंगे क्या? तो कितना आएगा? 10/16 तो उस बच्चे का IQ 160 आएगा। ये तो उसमें ऑप्शन में भी नहीं है। 16 साल के एक 10 साल का बच्चे का मेंटल एज 16 ईयर्स का प्रैक्टिकली हाँ, नहीं पॉसिबल भी नहीं है। हो सकता जी। हाँ। अच्छा, कोई गेस करेगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ कितना था? हम बहुत एग्जाम्पल देते हैं उनका ना अक्सर। 9 के आसपास तो। 130। 130, ये +2 जी। से ज्यादा। तो आप समझिए लगभग वो दुनिया के 2% लोगों में से एक थे। आप और हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो शायद हायर एजुकेशन और इन सब में काम कर रहे हैं, हम लोगों का IQ एवरेज मानिए तो 100 से मे बी 130 से 130 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बोलना, मे बी 120 तक आएगा। इसके आसपास हम लोगों का IQ एवरेज जो हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में जिनको बातें थोड़ा देर से समझ आती है, मतलब उनको समझ तो आती है पर उनको थोड़ा देर से समझ आती है, उनको 4 बार बोलने में 1 बार समझ आती है। तो वो बच्चों का IQ लगभग 80 से 70 के बीच में होता है। ऐसे बच्चे नॉर्मल स्कूल में ही जाते हैं पर उनको थोड़ा सा बातों को समझने में समय लगता है, जिसे डल नॉर्मल भी बोलते हैं। नहीं बोलते डल बच्चा है, थोड़ा डल है ये बच्चा, पर उन बच्चों में अगर प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम है तो उनमें आप ऐसे समझ सकते हैं स्पोर्ट्स या किसी दूसरा फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस उनका बेहतर होगा। क्योंकि इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस का मापदंड है कि एक बच्चा जिस उम्र का वो उम्र है उस पे उस लेवल पे उसे जो एजुकेशन दी जा रही है उसको वो कितना रिसेप्टिव है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो उस एजुकेशन को ग्रहण कर पाए। फिर बगल में नीचे IQ का फॉर्मूला है, IQ कैलकुलेट करने का, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। हम मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज कभी भी हम 16 साल से ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि हम मानते हैं जेनेटिकली IQ जो है वो 16 साल से ज्यादा का नहीं बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई 25 साल के व्यक्ति का IQ कैलकुलेट करना है तो भी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हम 16 ही लेते हैं IQ कैलकुलेट करने के लिए। मैम मैम एक क्वेश्चन। जी 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 स्नेहा जी। मैम ये क्वेश्चन। पहले सुधीर जी का क्वेश्चन सुन लेते हैं, उसके बाद से हमारे पास समय बहुत कम है तो हाँ जी मैम ये सुधीर। क्वेश्चन था कि जैसे बच्चा छोटा बच्चा है और वो लेबर करके अगर मान लीजिए अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छा करता है तो क्या उसकी IQ लेवल ज्यादा होगी? नहीं, वो जो लेबर या लेबर मतलब आप क्या काम करता है फिर पढ़ाई करता है ऐसे कहना चाह रहे बोल रहा हैं? हूँ कि जैसे नहीं मैम, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे एक सामान्य बच्चा है और एक जी। दूसरा बच्चा 8 घंटा मेहनत करता है दूसरी क्लास में, और एक बच्चा है हाँ। वो एक ही घंटा पढ़ता है, तो 8 घंटे वाले का जो IQ लेवल आप बोल रहे हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को दर्शाता है तो उसका रिजल्ट तो बेहतर होगा ही, तो क्या उसको सचमुच में हम ये मानेंगे कि उसका IQ लेवल ज्यादा है? नहीं, इसका उससे लेना देना नहीं है ना। एक व्यक्ति कितना समय उसमें अटेंशन दे के पढ़ाई कर रहा है, अटेंशन कितना दे रहा है, वो एक अलग चीज हो जाती है। आप किताब खोल के बैठे हैं और 1 घंटे में सिर्फ 4 लाइन पढ़ रहे हैं या 1 घंटे में आप 10 लाइन पढ़ रहे हैं, दोनों बातों में अंतर है। वो IQ से जुड़ा नहीं है। IQ, आपको मैं आगे चल के कुछ IQ टेस्ट दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि IQ क्या करता जी है। जी मैम हमारे जी। पास सिर्फ अभी 1 मिनट 1 मिनट रह गया है और ये सेशन हम लोगों ने चाहा था कि सिर्फ 1 आवर का, और सब बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। तो मैम अगर आप चाहें तो इसको फिर से हम लोग स्टार्ट कर दें, फिर से इसी लिंक से हाँ अगर हाँ हाँ। ठीक बस है तो 2 वीडियोस हैं और थोड़ा सा ये है तो ओके, सब इसमें लोग फिर खत्म से हो मैम एक इसी जाएगा। बात लिंक से और जुड़ था, जाइएगा। मैं ये बोलना चाह रहा था मैम, 15 सेकंड ही लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा था ना कि इस सेशन में हम लोग बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं, अगर इसको रीशेड्यूल करके आप दूसरे टाइम पे रखते तो ज्यादा बेटर होता है। हम लोग 200 लोग हैं, 200 लोग में से हम लोग सिर्फ 45 लोग आज जुड़े हैं, तो बाकी लोग वंचित ना रह जाएं। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, मिल बहुत सकती है अच्छा। हालांकि, लेकिन अभी बात आज का सेशन फिर से जुड़ जाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मैम से निवेदन करेंगे कि हमें समय दें, और अभी फिर से जुड़ जाते हैं हम लोग। अब जी मैम। ठीक है। चल रही है।
यस मैम, हमारे साथ सभी लोग दोबारा से जुड़ गए हैं। स्टार्ट। तो ठीक है। हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि आईक्यू हम नॉर्मल आईक्यू क्या होता है, एवरेज आईक्यू कितना होता है, आईक्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। साइड में एक टेबल है जिसमें एक लगभग आईक्यू स्कोर्स और मेंटल रिटार्डेशन। अभी हम मेंटल रिटार्डेशन शब्द का यूज नहीं करते इन, क्योंकि बहुत टैबू है, रिटार्डेशन सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं मेंटल रिटार्डेशन की जगह। तो किस कितने आईक्यू स्कोर्स का किस तरह का मेंटल रिटार्डेशन होता है और उसका पिक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपके पास बच्चे आते हैं, क्योंकि आप ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं और उसमें अलग तरह के बच्चे मिलते हैं, तो बच्चों में ये चीज पहचानना कैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहा क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं है या वो बदमाश है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा होता है पर उसका बुद्धि का विकास ऐसा नहीं है कि वो उस तरह से पढ़ाई कर सके, और फिर हम ऐसे बच्चे को डांटते हैं और वो एनवायरनमेंट से कोप नहीं कर पाता और बाद में वो दूसरे तरह का रूप ले लेता है, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर का रूप ले लेता है या दूसरे तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का रूप ले लेता है। तो जो लगभग 50 से 60 का आईक्यू, और ये 50 टू 60 का इस माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि इस उम्र के बच्चे शायद स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, पर इस आईक्यू रेंज के बच्चे पर जो नॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट है, इन द सेंस आपका पैकेजिंग फैक्ट्री है या 8th क्लास तक का एजुकेशन है, ये कर सकते हैं। 8th क्लास तक की पढ़ाई भी अचीव कर सकते हैं। साथ में जो हाथ के काम होते हैं, चाहे खुद के काम खुद से करना, चाहे बाहर के काम करना, ये सारे काम में ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ऐसे इस आईक्यू रेंज के लोगों को आप लगभग वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल वर्कशॉप्स में आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐसा है। जिनका 35 टू 49 आईक्यू होता है, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है। मतलब ऐसा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की बहुत सारी चीजें तो कर पाएंगे ये, पर शायद मनी का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है। मतलब आईक्यू लगभग एक 7 साल के बच्चे से कम उम्र का होता है, तो बहुत सारी चीजें अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं, वॉशरूम वगैरह खुद से जा सकते हैं, पर ये बाकी चीजें खुद से नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें थोड़ा बहुत असिस्टेंस का जरूरत होता है। 20 to 40 का आईक्यू बहुत, ये 20 to 40 सीवियर और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे बहुत कम है जो सरवाइव करते हैं। प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा तो शायद 4 या 5 साल से ज्यादा उम्र तक वो उसका जीवन चल सके, वो भी अपने आप में बड़ा बात होता है। यूजुअली ऐसे होता नहीं है कि जिसका आईक्यू 20 से कम है वो बच्चा सरवाइव करे। जिनका 20 to 34 के आसपास का आईक्यू होता है, वो लोगों को हर चीज में असिस्टेंस चाहिए होती है। इन द सेंस ओवर द लाइफ टाइम भी ऐसा नहीं होगा कि वो कभी भी कोई काम खुद से कर पा रहे हैं, उन्हें हमेशा ही असिस्टेंस चाहिए होगा, वॉशरूम जाने से लेके कपड़ा पहनने से लेके हर चीज में। ऐसा है। तो मॉडरेट और माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन हम काम कर सकते हैं। और जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आइडियाज करके एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसमें वो पेंशन स्कीम भी प्रोवाइड करते हैं। तो कभी अगर ऐसे बच्चे आपके दृष्टि में आते हैं जो लगता है कि ऐसा कुछ आईक्यू में फॉल करते होंगे, तो इट्स बेटर कि आप उन्हें बताइए कि ऐसे कुछ सुविधाएं हैं जो वो जिनको वो अवेल कर सकते हैं, जो थोड़ा सा उनके स्ट्रगल को आसान करेगा। बस आ, इसके बाद हाँ, आईक्यू टेस्ट मैं कुछ एक दो वीडियो दिखाती हूँ। आईक्यू टेस्ट बहुत तरह से कर सकते हैं, पर जो आसान तरीके से, हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने हमें आईक्यू टेस्ट
के लिए कुछ कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि इंडिया में हम ये आईक्यू टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा आईक्यू टेस्ट दिखा रही हूँ। ये हमारा विजुअल मोटर एबिलिटी को समझने का कोशिश करता है। विजुअल मोटर एबिलिटी मतलब जिस चीज को हम देख हाथ से उठा के रखना सही टाइम पे। तो ये क्या आप लोगों को आवाज आ रहा है वीडियो का? नहीं आ रही। वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट। तो ये वीडियो में सेंग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट मैं आपको दिखा रही थी, एक मिनट में। अपना स्पेलिंग नाम ये याद करके जाना। अभी क्या ऑडियो आ रहा है? नीतू पांडे। वीडियो का मतलब जो आप दिखा रहे हैं उसका कोई ऑडियो नहीं आ रहा है। आप ऑडियो हेलो, क्या आपको अभी ऑडियो आवाज आ रही थी वीडियो की? मैम वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। तो ठीक है। तो ये एक सिंपल सा जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये सामने, इसे कहते हैं सेंग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट। इसमें कुछ नहीं है, ये जो आकार दिख रहे हैं ये लकड़ी के आकार होता है। इनको उठा के बाहर रखना होता है और आपको ये टाइम्ड टेस्ट होता है। मतलब आपको टाइमर चालू करना होता है और उसमें 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। ये नॉन वर्बल टेस्ट। हेलो, तो इनको बस उठा करके एक टाइम लिमिट के अंदर पे उसको सेट करना है, इसी स्पेस के अंदर जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे व्यक्ति सेट कर पाता है, उस अलग अलग टाइम लिमिट पे अलग अलग आईक्यू रेंज है। बस इतना सा है। तो इसे सेंग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट कहते हैं, जो हम अक्सर अगर कोई छोटा बच्चा आता है जिसका लैंग्वेज डेवलप नहीं है या तो उनके ऊपर हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अब वीडियो देख सकते नहीं है वो बनाने वाला। ये किसी की आवाज आ रही है, कृपया आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। किधर जा रहे हैं? मैम वीडियो तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें भी आवाज नहीं। आवाज तो नहीं आ रही है, हम लोग देख लेंगे यूट्यूब में खुद से। ठीक है, ठीक है। नहीं तो बस एक वही था। आपको मैं एक दो टेस्ट का नाम बता सकती हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ चलते हैं, यूट्यूब में वीडियो भी अवेलेबल है। आप कुछ जी मैडम देख लेंगे। क्योंकि एक मैंने आपको दिखाया सेंग्विन फॉर्म बोर्ड, उसमें उतना ही होता है। जो आपने उसमें शेप्स देखे थे उनको उठा करके दोबारा से उस पे रखना होता है। तो बस इतना ही है। आप इस पे आप कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डिस्कशन चाहते हैं तो हम इस पे आगे कर सकते हैं। जी बना रहे हैं। आप एक एक करके चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं या एक एक करके आपस में डिसाइड करके शुरू कर सकते हैं। मैम किस व्यक्ति के ठीक है, IQ कोई सवाल के है? निर्माण किसी व्यक्ति के IQ के निर्माण में
उसका एनवायरनमेंट और उसका जेनेटिक्स जो है तो दोनों जवाबदेही रहता है या फिर सिर्फ उसका जेनेटिक्स? 60-40, 60-40, 60% जेनेटिक्स है, 40% एनवायरनमेंट है। आपके प्रश्न का जवाब मिला आपको? जी मैम। ये मैं रिसर्च, पहले क्या होता था, पहले साइकोलॉजी में ये डिबेट चलता था कि नेचर का ज्यादा रोल है या नर्चर का रोल है, नेचर वर्सेस नर्चर होता था। आज से लगभग 20 साल पहले इस बारे में ऐसे बात होती थी। पर जैसे जैसे ज्यादा सारे रिसर्च पे समझ आता है कि इंटरेक्टिव फैक्टर है। तो अलग अलग में अलग अलग का रोल है। इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में 60% इट्स जेनेटिक्स, 40% अप्रोक्स 40% इट्स एनवायरनमेंट। तो इस पे एक मॉडर्न मतलब करंट रिसर्च, मतलब पिछले 5 साल के रिसर्च डेटा को फॉलो करते हुए आप देखेंगे तो उसका रिजल्ट ये है। कोई भी प्रश्न है किसी भी तरह का? अभी सिर्फ हमने इसीलिए सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे बात की है एजुकेशन के, कि एक व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, पर्सनालिटी के क्या एस्पेक्ट्स हैं, इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू क्या है, आईक्यू का क्या रोल है। लगभग हमने ऐसी चीजों को टच अपॉन किया है, थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव दिया है कि ताकि आप बाद में अगर जाके इन चीजों को सर्च करें या किस दिशा में सोचना चाहिए, ऐसा भी एक इनपुट आपको मिल सके। तो कुछ भी सवाल है उसको हम टेकअप कर सकते हैं। बना बना रहे बेटा, बोला हो बेटा, बोला हो, बना रहे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफी रोचक सत्र रहा है, जिसके चलते लोग भी जुड़े रहे और लोगों ने बात भी सामने रखी है। बट दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्रश्न भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय को एक सत्र आगे भी कोई समय निश्चित करके इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और इन द मीन टाइम यूट्यूब के जो उपयुक्त लिंक है वो इनसे शेयर किए जाए और वो प्रश्न तैयार करके भी रखे आगे के लिए। मैडम एक प्रश्न है जी। सर बहुत अच्छी 6 बात से हुआ। लेकर 10 तक के। मैम मैं एक लाइन और बोलना चाहता था। आप जो टॉपिक हेलो अभी बताइए सर, टॉपिक जो है हम लोग देखे तो थे पहले, लेकिन हम ये चाह रहा था कि जो हमारे ट्रेनिंग या ये मीटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक को पहले एक बार ग्रुप में रखा जाए, ताकि हम लोग उसको एक बार देख चुके रहें, समझ लिए रहें, उसके बाद उसको ट्रेनिंग में समझेंगे तो हमको बेटर समझ। हाँ, आपका नाम नहीं दिख रहा है, दया शंकर जी शायद आप बोल रहे हैं ना, मैं समझ गई। मैं आपका ये फीडबैक ध्यान में रखूंगी। अगर आगे बात करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर से बात करने का प्रयास करूंगी मैं। प्रश्न पूछ रहे थे संजीता जी, शायद आप प्रश्न पूछ रही थी कोई। जी मैडम जी। लगभग सब क्लास संजीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मानवी जी, आप दया शंकर जी को म्यूट कर दीजिए और संजीता जी शायद गलती से म्यूट हो गए, उनको अनम्यूट कर दीजिए। जी जी मैडम, मैं ये कहना चाह रही हूँ मैडम कि लगभग सब क्लास में 2 या 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम छोटी सी चीज है बी और डी, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते मैडम। माने बाकी चीज तो समझते हैं लेकिन वहां पे थोड़ी सी उनकी गलती हो जाती है, मिस्टेक कर जाते हैं वो लोग। अच्छा, किस उम्र के बच्चे हैं ये? मैडम माने क्लास 6 से लेकर 11-12 तक भी मैडम। माने ठीक है। माने पूरे बच्चे नहीं, 2 या 4 रहते हैं हर क्लास में, ऐसे मिल जाते हैं। वो थोड़ा सा लर्निंग डिसेबिलिटी का हो सकता है, जो डिसलेक्सिया अगर आपने सुना हो तो जी जी सुना अभी है। लर्निंग डिसेबिलिटी भी हम टेकअप कर सकते हैं, वो उसके भी लक्षण हो जी सकते हैं। क्या होता है कि हाँ परसेप्शन में उस पे, पर अगर वो फंक्शनल है ना, देखिए जी मेंटल डिसऑर्डर का सबसे पहला ये लॉजिक है, फंक्शनैलिटी है कि नहीं है। यदि वो बी और डी पे कंफ्यूज हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि बी और डी लिखना अलग से लिखना जान ही नहीं रहे हैं, एक बार काट के फिर से वो सही कर ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उन्हें थोड़ा तकलीफ जी हो जी रही है, पर उनका ऐसा नहीं है कि उनका जीवन रुक रहा है उस बी और डी के चक्कर में। तो जी जी कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसा है कि वो बी और डी हर जगह बी को डी लिख रहे हैं या डी को बी लिख रहे हैं, और फिर आगे उनके नंबर में भी असर पड़ रहा है,
वो ठीक से चीजों को समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी के लेवल पे हम ले जाते हैं कि हाँ इस ये पर्टिकुलर लर्निंग डिसेबिलिटी है। नहीं तो उसका जी कोई जी ऐसा आवश्यकता नहीं है। साथ में ये जी एडीएचडी से भी रिलेटेड हो सकता है। क्या होता है कि इस उम्र में बच्चों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हाँ जो हाँ ऐसे 4-5 बच्चे आपको दिख रहे हैं जिनमें बी और डी का है, तो उनमें कई बार अटेंशन की कमी होती है। तो उन्हें ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना इज ऑलवेज बेटर, कि जितना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उनके अटेंशन प्रॉब्लम्स बेहतर होंगे। फिजिकल जी एक्टिविटीज जी में इन्वॉल्व करना, हाई अटेंशन गेम्स में इन्वॉल्व करना उनके लिए एक बेहतर तरीका होता है। बस। चलिए, थैंक यू मैम। जी। आप बिल्कुल। इसी दिशा में जवाब, संजीता जी आप इसी दिशा में जवाब चाह रही थी या कुछ और भी आपको एक्सपेक्टेशन था नहीं कि नहीं, ऐसा हाईलाइट ही किया जवाब जाए? चाहिए था मैडम, ठीक है। यही जवाब चाहिए था। मुझे लगता है कि काफी अच्छा सत्र रहा, काफी सारे विषय सामने आए। कॉग्निटिव से लेके बिहेवियरल से लेके इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से लेके इंटेलिजेंस पे एक अच्छी यात्रा रही। लर्निंग थ्योरीज की बात उठी, लर्निंग चैलेंजेस वगैरह के बारे में भी बात आई। शिक्षकों ने भी जो साइकोमेट्री पे जिनका अनुभव है, उन्होंने भी कई सारे अच्छे प्रश्न सामने रखे। और मतलब विनोद गुप्ता सर का विशेष आभार कि आपने इस विषय को इतना बढ़िया मतलब साइकोमेट्री करने वाले शिक्षकों से जोड़ा, जिससे कि समाज में इसका अधिकतम लाभ पहुंचे। और मानवी जी तो मतलब बधाई की पात्र है ही, उन्होंने इतना समय निकाला और इतना रुचि लेकर विषयों को समझाया है कि कई सारे बातें स्पष्ट भी हुई हैं और कई सारी नई मतलब उत्कंठाएं भी जागृत हुई हैं। तो ये क्रम आगे भी चलेगा। इसी के साथ हम लोग चाहेंगे कि मानवी जी को सभी लोग धन्यवाद करें। विनोद गुप्ता सर अगर सुन पा रहे हैं तो दो शब्द मैं आपकी ओर से सुनना चाहूंगा। विनोद गुप्ता सर। हाँ, थैंक यू देवाशीष जी। मैं पूरे सत्र में जुड़ा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मानवी जी ने बहुत बेहतर ढंग से एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, और हमारे जिले के शिक्षक जो इस कार्यक्रम में जुड़े, उनकी बहुत सारी जिज्ञासा को उन्होंने शांत भी किया है। और जैसा कि उन लोगों ने डिमांड भी किया है कि आने वाले दिनों में एक आध बार और ऐसा कोई सत्र हो जिसमें अधिक से अधिक हमारे करियर गाइडेंस के नोडल शिक्षक जुड़ सकें, और एजुकेशन साइकोलॉजी के और भी बहुत सारी जो चीजें हैं जिसकी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर उनको दी जाती है तो इसका लाभ हमारे जिले के बहुत सारे बच्चों को मिलेगा। तो मैं ISDG का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मानवी मैम का को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे शिक्षकों को बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब कभी ऐसा अवसर मिले तो निश्चित रूप से आपका समय चाहिए होगा, ताकि हमारे जिले के शिक्षकों को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, और हमारे शिक्षकों को भी जिन्होंने आज इस सत्र का लाभ उठाया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मानवी मैडम, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। एक आग्रह है आप सभी से कि कोई फीडबैक है कि सेशन को कैसे करना चाहिए, तो प्लीज आप चाहे तो ग्रुप में भी लिख सकते हैं, या मुझे बताइए कि कैसे बेहतर किया जा सकता था, बेहतर कन्वे किया जा सकता था। दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। थोड़ा ओके, थैंक यू। अभाव था एक बात, और दूसरी बात हम लोग का जो ये सेशन रिशेड्यूल हुआ बार बार, उसके कारण ज्यादा लोग इसका लाभ नहीं उठा पाए। क्योंकि जैसे 200 लोग थे, तुम ये मेरा निजी विचार है कि उसमें से 150 पौने 200 लोग जुड़ते ही, लेकिन पहली बार जो कनेक्टिविटी का इशू आया और दूसरी बार इसको 4 बजे किया गया, उसके कारण शॉर्ट टाइम और सब लोग नहीं जुड़ पाए। दूसरी बार जब हम लोग इस वेबिनार को करें तो वो शेड्यूल हमको एक दिन पहले पता चल जाए, ज्यादा बेहतर रहे। और दूसरी बात, जिस टॉपिक पर चर्चा होना है, कम से कम वो टॉपिक हमको मिल जाए। तो कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं जो स्वयं भी पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन चीजों को हम लोग पहले एक बार देख लिए, रफ आइडिया हमारे पास रहेगा, तो आप अच्छे से डील करें। धन्यवाद। सुधीर जी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, पूरी गंभीरता से यह विषय आगे बढ़ेगा और आप लोग शिक्षक गण इसको आगे ले जाएं, समाज में बच्चों को इससे लाभ मिले। और पूरी तरह से निश्चिंत रहें कि आपको सहयोग में कोई कमी नहीं मिलेगी और आगे और भी अच्छे से इस पे सभी मिलकर काम करेंगे। जी धन्यवाद।